हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टैलेंट यूट्यूब चैनल। टैलेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। होप मैं जानता हूँ कि आप लोग को पहले जो वीडियो जो है सो पसंद आया होगा। चलिए आज हम लोग जो है सो पीरियोडिक टेबल और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि मेनली जो है सो क्लास 9th ICSE से ही पढ़ना है। 9th में, 10th ICSE में, 10th CBSE में, 11th CBSE में। तो ये 9 से लेकर 11 तक के CBSE के स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट, सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल एंड इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट कि पीरियोडिक टेबल ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम इसका पीरियोडिक टेबल ये पढ़ा क्यों है। इट इज नथिंग बट इट इज अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स with the help of rows and column, which repeats its properties after a regular interval of time. कहने का मतलब मेरा ये है, इसका पीरियोडिक टेबल नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि टेबल का मतलब क्या है, टैबुलर अरेंजमेंट किसी भी डेटा का हो। और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि जो एक किसी चीज़ का फंक्शन जो है एक पार्टिकुलर पीरियड टाइम के बाद क्या होता हो, रिपीट होता हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब क्या है, एक टैबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जिसमें रोज कॉलम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उसका होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब क्यों ये इसको अरेंज, क्यों पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जैसे सोच के देखिएगा, इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जिसके लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जो कि फर्दर हम बात करेंगे। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, व्हाई डू वी क्लासीफाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में क्लासिफिकेशन होता है कि अगर मान लीजिए बाथरूम का सामान है तो बाथरूम में रहेगा, किचन का सामान है तो किचन में रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के घर में शैम्पू और फेस वॉश जो है सो किचन में रखा रहता है, तो वो उनको पता होगा ना। अगर हम चले गए किसी घर में तो हमको तो पता ही नहीं उनके घर में किचन शैम्पू और साबुन जो है सो वो किचन में रखा करते हो। हम तो कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए इसको कि बाथरूम में है या नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन, अगर एक पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन की किचन का सामान किचन में रहेगा, बाथरूम का सामान बाथरूम रहेगा, स्टडी रूम का सामान स्टडी रूम में, तो एक बेटर क्लासिफिकेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, ईजिली किसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को खोज सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ टेबल्स को भी, पीरियोडिक टेबल्स को भी अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को एक पार्टिकुलर पीरियड्स और ग्रुप्स में, ताकि ईजिली हम उसके बारे में जान सके। तो फर्दर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट हिस्ट्री, कि एक्चुअली में ये स्टार्टिंग यहाँ से कहाँ से हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो ये करने में मदद कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीटी। अगर हम जाने हिस्ट्री पीरियड में, तो सबसे पहले साइंटिस्ट तो हमारे थे, एक थे हमारे जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर, वी हैव नोन एज डोबर्नियर, जॉन वोल्फगैंग डोबर्नियर, विच रूल्स इज नोन एज डोबर्नियर ट्राइड। He gives a rules that is Doverneur rights। अब ये डोबर्नियर ट्राइड्स अपने नाम के आधार पे दिए थे, ठीक है। अब ये डोबर्नियर का कहना क्या था उनका, डोबर्नियर ट्राइड्स का मतलब क्या है, ये ट्राइड्स का मतलब क्या था, ही मेड a group of 3 elements, that's why that group is known as triads। वो तीन एलिमेंट का क्या कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या था इनका, डोबर्नियर ट्राइड्स तीन एलिमेंट का ग्रुप बना रहे थे। पहले तो इनके फीचर के बारे में जानेंगे, फिर इनके ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फीचर था, अगर सपोज करें हम कि इफ द 3 मेटल इज नथिंग बट A, B एंड C, तो उनका कहना यह था पहला कि ए बी सी का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका ये था कि बी का जो मास होगा, दैट इज द मास ऑफ बी इज नथिंग बट एवरेज मास ऑफ ए एंड सी। इट मीन्स वी कैन से दैट ए प्लस सी बाई 2, यानी ए का जो मास होगा और सी का जो मास होगा उसका एवरेज निकालेंगे तो किसका मास आ जाएगा, बी का मास आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका जो ट्रेंड था हमारा,
वो ग्रुप जो बनाए थे वो बनाए थे एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, एक था कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम का, एक बताए थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। जिसमें से अगर हम एग्जाम्पल देखें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ध्यान से देखिए, इसमें हम जानते हैं लिथियम का जो मास नंबर होता है वो जनरली एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर होता है 7, इसका मास नंबर होता है 23 और इसका मास नंबर होता है 39। तो अगर आप देखें तो मास ऑफ सोडियम जो है, मास ऑफ सोडियम, ये आइदर साइड एलिमेंट जो हमारा लिथियम और पोटेशियम है इसके एवरेज मास से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर आप चेक करें तो मास ऑफ लिथियम एंड मास ऑफ पोटेशियम का एवरेज मास के बराबर, जैसे लिथियम का मास है 7 और पोटेशियम का मास है 39/2, दैट इज 46/2 एंड वी गॉट द रिजल्ट 23, यानी सोडियम का मास कितना होगा 23। तो ये कहना था डोवेर्नियर का, बट ये डोवेर्नियर का कहना तो जरूर था कि वो 3 एलिमेंट का ग्रुप बना रहे थे और उनका जो मिडिल एलिमेंट था वो आइदर साइड एलिमेंट के मास के एवरेज मास से क्या होगा, बराबर होगा। बट प्रॉब्लम क्या आया, इनका जो सबसे ड्रॉबैक आया, जो हमारा ड्रॉबैक जो था इनका, और वो ड्रॉबैक ये आया, ही मेड ओनली 3 such groups, that is only 9 elements can be arranged by him। वो सिर्फ 9 ही एलिमेंट को बना पाए। कहने का मतलब ट्राइड्स रूल था तो 3 एलिमेंट का ग्रुप बना रहे थे बट 3 ही बना पाए, जबकि उस समय टोटल 33 एलिमेंट्स जाना जाता था, उसमें से मात्र इनका जो ट्रिक था वो ऐसे 3 ही ग्रुप को बना पाए, जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं नो डाउट। बट इनका ड्रॉबैक यही था कि 33 एलिमेंट से मात्र 9 ही एलिमेंट को क्या कर पाए थे, अरेंज कर पाए थे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपका ये क्लियर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब ये हमारा था डोवेर्नियर ट्राइड्स के बारे में। दूसरा हमारा जो पढ़ना हिस्ट्री, एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूलैंड्स। अब ये न्यूलैंड्स कौन थे? एक्चुअली में न्यूलैंड्स जो हमारे हैं वो एक तरह के म्यूजिक के नोट्स के आधार पे बनाए थे। न्यूलैंड्स का जो लॉ था उनका नाम था, अभी हम हिस्ट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये न्यूलैंड्स लॉ पर ऑक्टेव जो है एक्चुअली म्यूजिक के लॉ पर, ये जो ऑक्टेव्स रूल्स है ना वो म्यूजिक के नोट्स के आधार पे होता है। जैसे याद करें उनके लिए तो था डो रे मी फा सो ला टी, जो कि हमारे यहाँ गाँव होता है क्या, सा रे गा मा पा ध नी सा। हमारे यहाँ क्या होता है, सारे गामा पा द नी सा। ये जो सा है ना, ये सा लास्ट वाला सा नहीं, पहला वाला ही सा होता है। इनका मतलब ये है कि हर 8वां जो सुर हमारा होता है, जो नोट होता है म्यूजिक का, वो पहला वाला ही नोट का क्या करता है, रिपीट करता है। और इसी के बेसिस पे एक्चुअली में न्यूलैंड्स को म्यूजिक से बड़ा ही शौक था और इसीलिए वो जो पीरियोडिक टेबल था वो म्यूजिक के नोट्स के आधार पे क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। और क्या इनका अरेंजमेंट था, चलिए देखते हैं इनका अरेंजमेंट क्या था, किस तरह से किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को कि उनका अरेंजमेंट क्या था। वो इस तरह से अरेंज कर रहे थे, जैसे मान लीजिए पहला में था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फर्दर क्या है, ऑक्सीजन। हाँ, उनमें एक चीज़ था, देखिए आप गौर करेंगे, हाइड्रोजन फिर होता था हीलियम, जबकि उनमें उस समय जब न्यूलैंड्स जब खोज रहे थे तो उस समय नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इसलिए देखिएगा इनके ग्रुप वाले, इनके पीरियड में कभी भी आपको नोबेल गैस दिखाई नहीं देगा। हाइड्रोजन हीलियम होना चाहिए तो नहीं हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद हो जाएगा हमारा क्या, फ्लोरीन। फिर होना चाहिए था नियोन, जबकि नियोन क्या है, नोबेल गैस है तो नहीं होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरह का उनका क्या था, अरेंजमेंट था। अब इनका कंडीशन क्या क्या था, उनका कहना यह था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, सपोज करें बोरोन से, तो बोरोन से अगर स्टार्ट करें, अगर ये 1 नंबर मानते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स बोरोन जो है सो एल्यूमिनियम के जैसा प्रॉपर्टी शो करती है, तो एल्यूमिनियम जो है सो बोरोन के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। कहने का मतलब ये है
उनका कहना यह था कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट ऐसा क्या करेगा, प्रॉपर्टी शो करेगा एज लाइक एज नोट्स ऑफ म्यूजिक। ये उनका मानना था और ऐसा ही अरेंजमेंट वो कर पाए थे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये अरेंजमेंट तो कर दिए म्यूजिक के नोट्स के आधार पे, बट इनका भी कुछ ड्रॉबैक है और मार्केट में ये ज़्यादा दिन तक इनका भी चला नहीं। और हम जानते हैं जिनका अगर एक्चुअली हम लोग ये भी देखते हैं, क्या आप लोग गौर करते होंगे, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना करें, लोग आपको आपके अच्छा से ज़्यादा आपके बुराई पे ध्यान देते हैं। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो लोगों को ज़्यादा याद होता है विथ रिस्पेक्ट टू अच्छे काम से। इसी तरह से हम लोग भी इनके गलत पे ध्यान दिए कि यह गलती क्या की, इतना बड़ा काम किया, उस पर तो ध्यान नहीं देते ज़्यादा हम लोग। लेकिन इनका ड्रॉबैक्स क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। इनका ड्रॉबैक्स, इनका लिमिटेशन क्या था जिसके कारण इनका लॉ चल नहीं पाया। तो सबसे पहला ये जो रूल था, जो लॉ ऑफ ऑप्टिक का था, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ये जो रूल था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, फर्दर ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। यानी जो भी रूल था ये अप टू कैल्शियम तक ही ये म्यूजिक के नोट्स के आधार पे क्या हो रहा था, डिवाइड कर पा रहे थे, बता पा रहे थे प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, पहला उनका ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, he put different element in same column। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले ग्रुप में वो क्या किए, मेटल को रख देते, कोबाल्ट और निकेल को, जबकि ये नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करता है और उसमें मेटल की प्रॉपर्टी को कैसे रख सकते हैं, इम्पॉसिबल था। बट अपने प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट को एक ही कॉलम में रख रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा भी कि he put two elements in a same slot। एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को क्या किए, वो पुट करने लगे, क्योंकि उनका जो थ्योरी था वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था डैश बाय। फर्दर एक और ड्रॉबैक है उनका, वो बोले थे क्या, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर ओनली 56 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द नेचर, उनके हिसाब से ये था कि पूरे नेचर में टोटल 56 ही एलिमेंट है और फर्दर कोई एलिमेंट डिस्कवर भी किया नहीं जाएगा। तो उनका 4 ड्रॉबैक पढ़े। पहला पढ़े क्या कि ये कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। दूसरा पढ़े क्या, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक ही स्लॉट में एक ही कॉलम में रख दिया करते थे। उसके बाद पढ़े क्या कि वो दो एलिमेंट को एक स्लॉट में रखा करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या, वो बोले कि दुनिया में टोटल 56 ही एलिमेंट है और फर्दर कोई एलिमेंट खोजा भी नहीं जाएगा, कोई भी एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं था। हम जानते हैं कि आज भी एलिमेंट का डिस्कवरी बहुत ज़्यादा हो चुका है और बढ़ चुका है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे डिस्कवर होते रहेंगे। तो ये भी उनका थ्योरी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये था कहना किनका, न्यूलैंड का। फर्दर इसके बाद हम लोग को एक साइंटिस्ट के बारे में जानना है जिनका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली में जो अगर कोई पीरियोडिक टेबल दिया है तो वो क्या है, मेंडलीव का ही दिया हुआ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मेंडलीव के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव के बारे में, फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं इसको पूरा। मेंडलीव का क्या था एक्चुअली में, अगर बोला जाए तो जो पूरा पीरियोडिक टेबल आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो दिया हुआ और किसी का नहीं बल्कि किनका है, मेंडलीव का ही दिया हुआ है। इसलिए एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया, एक्चुअली में हेनरी मोसले एक स्कॉलर थे, एक स्टूडेंट थे मेंडलीव के। कहने की बात यह है, जैसे मान लो मेरे एक स्टूडेंट है, जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे से, और मान लो हम कुछ खोज रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। अगर खोज भी दिए हैं बट अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे बेहतरीन तरीके से कर दे और बिना मेरे बताए वो थ्योरी क्या करे, मार्केट में पुट कर दे। सेम कंडीशन यही मेंडलीव के साथ हुआ, जो कि हेनरी मोसले उनके एक स्कॉलर थे और जो उनके हिसाब से वो इस तरीके को सीख गए मेंडलीव से, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। एक्चुअली में पूरा पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं वो मेंडलीव का ही दिया हुआ है। क्या था कंडीशन का मेंडलीव का, पहले ये समझेंगे। मेंडलीव का थ्योरी कंडीशन क्या था ये समझ लेते हैं हम लोग। मेंडलीव का पहला जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था वो था ही अरेंज द एलिमेंट्स in the increasing order of the atomic mass।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थ्रू विच मेंडलीफ कैन अरेंज द पीरियोडिक टेबल। उनका बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी यही था क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के आधार पे पुट करना था कि जिसका मास कम उसको पहले, जिसका मास ज़्यादा उसको बाद में, सेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा उनका प्रॉपर्टी ये भी था, ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। उस समय हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस्ट नोन एलिमेंट माना जाता था, तो इसलिए ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए वो क्या कर रहे थे, उस हर एलिमेंट्स का वो हाइड्राइड और ऑक्साइड बना रहे थे, ताकि जिसके हेल्प से हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर है यहाँ तक? साथ ही साथ सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका क्या था, वो जो एलिमेंट उसमें खोजा भी नहीं गया था उस एलिमेंट के बारे में भी वो बता रहे थे। कहने का मतलब ये वो प्रिडिक्शन कर रहे थे। ही प्रिडिक्टेड सम elements which further discovered in future और सबसे बड़ी बात तो ये था कि जो वो प्रिडिक्ट किए थे वो सारा सही भी था, ऑलमोस्ट सारा क्या था, सही था। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो एल्युमिनियम के जस्ट नीचे वाले स्लॉट में एक संस्कृत न्यूमरल यूज करके यूज किया करते थे, जो कि हमारा था क्या, इक्का एल्यूमिनियम। क्या यूज किए थे, इक्का एल्यूमिनियम, जिसका कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या माने थे, ई। अब इसका मास जो वो लिखे थे तो उनका जो उनके हिसाब से जो मास था वो मास रखे थे कितना, 68। उसका क्लोराइड का जो फॉर्मूला था उनके हिसाब से वो था क्या, ECl3। इसके ऑक्साइड का जो फॉर्मूला था ये था हमारा क्या, E2O3। ये अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ प्रेडिक्शन, ये उनका क्या था, प्रेडिक्शन था। और आज जो हम लोग जानते हैं ये एक्का एल्यूमिनियम को हम लोग गैलियम के नाम से जानते हैं, जिसका कि सिंबल पड़ा क्या हमारा, Ga। और वो 68 बताए थे, और यहाँ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हमारा, ये था हमारा क्या, 68.9 का। ये ECl3 और यहाँ पर क्या आ गया, ZaCl3। E2O3 था तो ये क्या हमारा हो गया, Ga2O3। यानी कि इनका ऑलमोस्ट जो एक्चुअली आई थिंक ये 67 होता है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन 67 किए थे और आया 68.1.9 का डिफरेंस है। या तो ECl3 तो GaCl3, E2O3 तो Ga2O3। मतलब वो फ्यूचर में एलिमेंट जो खोजा भी नहीं गया था उसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे थे। और यहाँ तक कि सबसे हार्ड बात तो ये हो गई कि जो प्रेडिक्ट किया वो भी सही हुआ, यानी फ्यूचर वो बता रहे थे कि ऐसा एलिमेंट खोजा जाएगा और बाद में वो खोजा भी गया और उनके हिसाब से वो क्या था, सही भी था। उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये वो बता रहे थे कि किस तरह से वो एलिमेंट को डिस्कवर कर पा रहे थे, क्लियर है। और ये सारा बात उनका ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किए और फर्दर वो बाद में खोजा भी गया, उसी स्लॉट में रखा गया और जो प्रॉपर्टी बताए थे वो सारा प्रॉपर्टीज क्या कर रहा था, वो सर्टिफाई कर रहा था। तो चलो इतना बड़ा बात था तो सब चीज़ अच्छा होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम हो गया इनके साथ भी। इनमें भी कुछ गलतियाँ थी, इनका कुछ कमी था, जिनके कारण इनका थ्योरी आज चल नहीं पाया। लेकिन हाँ, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं अगर वो है तो सिर्फ एक आदमी की वजह से, और वो थे हमारे कौन, मेंडलीफ। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हेनरी मोसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास है वो नहीं होता, अगर ये नहीं होते तो। फीचर इसके बारे में पढ़ेंगे, इनका भी कुछ कुछ फीचर है, ठीक है। कुछ कुछ फीचर मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर पढ़ना है तो पहले वो पढ़ लेते, फर्दर ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे, ठीक। एक्चुअली जो ग्रुप्स और पीरियड जो जानते हैं हम लोग, एक्चुअली इन्हीं के टेबल से डिस्कवर हो चुका था। जो हमारा हॉरिजॉन्टल रोज होता था, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स एंड देयर आर 6 पीरियड्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड्स थे, सही है। जबकि अगर हम ग्रुप्स की बात करें, वर्टिकल कॉलम्स
आर नोन एज ग्रुप्स, और इनमें टोटल देयर आर 8 ग्रुप्स। उस समय इनमें कितना था? टोटल 8 ग्रुप्स था। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट किसी को तो बोलिए। क्लियर है सभी का? फर्दर देखिए, अब हम लोग को क्या जानना है? हम लोग को अब ये जानना है कि अब इनका ये चल क्यों नहीं पाया, इसमें ऐसा क्या बात हुआ जो कि इनका ड्रॉबैक निकल आया। क्या क्या ड्रॉबैक था इसके बारे में हम लोग को जानेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सॉरी ड्रॉबैक्स। क्या क्या ड्रॉबैक्स था? तो पहला जो हमारा ड्रॉबैक्स था वो था क्या? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ही कुडंट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होगा उस चीज को एक्सप्लेन कर वो नहीं पाए, सबसे पहला। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब ये आइसोटॉप्स क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं आइसोटॉप क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स। तो जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 मास नंबर वाला भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब अरेंजमेंट जब लिखेंगे वो एटॉमिक नंबर के आधार, मास के आधार पे रख रहे थे, तो अरेंज कैसे करते? 1 वाले को रखते कि 2 वाले को कि 3 वाले को रखते। ये प्रॉब्लम था, जिस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो बता नहीं पाए। तीसरा था हमारा क्या? अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास, अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उनका क्या था? अनसर्टेन था। एटॉमिक मास अनसर्टेन कहने का मतलब क्या था हमारा, ये समझेंगे आप। एटॉमिक मास अनसर्टेन कहने का मतलब ये था कि वो उस चीज़ को अच्छे से अरेंज कर नहीं पाए। कहने का मतलब ये था कॉन्सिक्यूटिव नहीं था। जैसे एटॉमिक नंबर क्या आज 1 2 3 4 5। अब किसी का मास 1 है तो किसी का मास 3, किसी का मास 9, किसी का मास 11, किसी का मास 13। तो इस तरह से मास अरेंजमेंट हो रहा था। और नंबर अगर 4 की बात करें हम, इनका ड्रॉबैक में 4 नंबर, 1 2 3 नंबर 4 नंबर हमारा जो था वो था हमारा क्या? ये था प्लेसिंग ऑफ हैबियर एलिमेंट, प्लेसिंग ऑफ हैबियर एलिमेंट्स बिफोर द लाइटर वन, बिफोर द लाइटर वन। प्लेसिंग ऑफ हैबियर एलिमेंट बिफोर द लाइटर वन कहने का मतलब ये था भारी वाले को पहले, और सॉरी प्लेसिंग ऑफ हैबियर बिफोर द लाइटर वन कहने का मतलब ये भारी वाले को पहले और हल्के वाले को बाद में। जबकि वो अरेंजमेंट उनका क्या था कि हल्के वाले को पहले, भारी वाले को बाद में। जबकि ऐसा वो कर नहीं पाए। समझ में आया ये संवाद? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। क्लियर है सभी का? तो ये था उनका 4 ड्रॉबैक्स। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, तीसरा था अनसर्टेनिटी एटॉमिक मास, और चौथा था क्या? प्लेसिंग ऑफ हैबियर बिफोर द लाइटर वन, जिसके कारण उनका ये प्रॉपर्टी चल नहीं पाया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था हमारा किन के बारे में? मेंडलीव के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हेनरी मोसले के बारे में, जो कि इनका हम लोग पढ़ते हैं क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। ठीक है, हो गया सभी का? अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि दिया गया किनके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा। इनके बारे में जानेंगे, इनका क्या क्या था। चैप्टर का नाम हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि फर्दर हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें आपके लिए, जो कि आपके लिए क्या हो? हेल्पफुल हो सके। क्योंकि जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग, तब तक हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सपोर्ट का इम्पॉर्टेंस बहुत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। आगे पढ़ते हैं हम लोग को पढ़ना है हेनरी मोसले के दिया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन बाय हेनरी मोसले। अब हेनरी मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इनका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज था अरेंजमेंट का, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो था अरेंजमेंट का, वो क्या किए? मेंडलीव जो था इसको एटॉमिक मास के आधार पर रख रहे थे, ये बस क्या किए? He arranged elements on the basis of increasing atomic number। ये एटॉमिक नंबर के
अरेंजमेंट के आधार पर रख रहे थे, ये सारे एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब ये होता कि जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसको पहले, जिसका एटॉमिक नंबर है बाद में, यानी छोटे वाले को पहले और बड़े वाले को बाद में एटॉमिक नंबर के, इसके हिसाब से क्या कर पा रहे थे, वो अरेंज कर पा रहे थे। क्लियर है। अब इनके बारे में सबसे बेस्ट फीचर ये हो गया, जिससे जो प्रॉब्लम हो रही थी आइसोटॉप्स वगैरह की, अर्सेंटेनियम एटॉमिक मास की, या तो प्लेसिंग ऑफ हैवी अरेंजमेंट बिफोर द लाइटर वन, ये सारा बात क्या हो गया, क्लियर हो गया जैसे ही वो एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज करना स्टार्ट किए। अब इनके जो पीरियड्स और फीचर जो पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इनमें क्या क्या थे, तो टोटल इनका जो पीरियड्स था वो हो गया था 7, और टोटल जो ग्रुप्स थे हमारे वर्टिकल कॉलम्स जो कि कितने हो गए 18, जो कि उस समय मेंडलिप में पीरियड्स हमारा 6 हुआ करता था और ग्रुप्स हमारा कितना होता था, 8 होता था। जो आज मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारा पीरियड्स हो गया 7 और ग्रुप्स कितने हो गए 18 हो गए। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। फर्दर देखिए हम लोग को जानना है कि इस पीरियड्स, इस ग्रुप्स के कुछ फीचर्स होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स, वी हैव टू नो अबाउट दैट, क्या ग्रुप्स का फीचर है। तो सबसे पहला फीचर इसके बारे में जानेंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज सेम, आर ऑलवेज सेम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सारे सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको शॉर्ट में, ठीक है। एक पॉइंट है हमारा, नोट करके लिख लेंगे आप, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज सेम इन ए ग्रुप, मतलब ये था एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पहला इनका यही था। दूसरा, नंबर ऑफ सेल और पीरियड्स consecutively increases down the group, consecutively increases डाउन द ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि सेल और पीरियड कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीज करते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल जैसे से नीचे आ रहे थे बढ़ जाए। अगर मान लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से बढ़ते चला जा रहा था। अब समझे और भी चीज, अगर किसी एलिमेंट के ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट पर चार्ज सेम होगा। इट मीन्स एलिमेंट्स हैव सेम चार्ज, एलिमेंट्स हैव और कैरी सेम चार्ज, सब पे चार्ज सेम है। अगर सब पे चार्ज सेम है इसका मतलब क्या है, दे हैव सेम वैलेंसी, हैव सेम वैलेंसी, इनका वैलेंसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 5th पॉइंट की बात करें, वैलेंसी सेम है, इट मीन्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर वैलेंसी सेम है। तो इतने सारे फीचर्स हो गए ग्रुप्स के जिनके बारे में हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अगर एक ग्रुप में किसी एलिमेंट के बारे में जान जाएंगे तो सारे उस ग्रुप के बारे में हम लोग जान पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें इसको देखने के लिए, तो जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में तो हमारा हाइड्रोजन भी होता है, अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और हमारा क्या है ये फ्रांसियम, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक होता था इसका, हलीना करे रब से फरियाद। इसके बारे में ना हम लोग पूरे पीरियड टेबल के बारे में अगर जानना है ना, ये ट्रिक कि कैसे इसको याद करते हैं, इसके लिए अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस समझ लो इतना, इसका एक ट्रिक होता था हलीना करे रब से फरियाद। इसमें हमको क्या जानना था कि सबके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता था, इसका 1 ही होता था, इसका 11 होता था, इसका 19 होता था। अगर अरेंजमेंट देखें तो 2 1, इसका अरेंजमेंट देखें तो क्या लिखेंगे 2 8 1, इसका अरेंजमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 8 8 1। तो सबके आउटर मोस्ट सेल में वो क्या दिखाई दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। समझ में आया बात। तो उनका कहना था ये कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, उस पर चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम है तो वैलेंसी सेम होगा, और वैलेंसी सेम है तो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक।
इसके बाद हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में, डैट व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ग्रुप्स, सॉरी फीचर्स ऑफ ग्रुप्स तो पढ़ लिए ना, फीचर्स ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स के फीचर क्या क्या होंगे। तो पहला, अब इसमें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा नहीं, बट हाँ हम ये लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीजेस, कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड के अलॉन्ग देखें तो ये कॉन्सिक्यूटिवली क्या होते जा रहा था, बढ़ते चला जा रहा था। नंबर 2 की बात करें, अगर हम सेल और पीरियड की बात करें तो इस वाले केस में क्या होगा, हैव सेम नंबर ऑफ सेल, क्योंकि अगर एक ही पीरियड की बात करें तो नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा, सेम रहेगा, हैव सेम नंबर ऑफ सेल, हैव सेम नंबर ऑफ सेल, इसका जो सेल होगा वो सेम नंबर का होगा, चेंज नहीं होगा वो। पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें देखें एलिमेंट्स हैव कैरी सेम चार्ज, क्या इसमें सेम चार्ज हो सकता है, पॉसिबल है, नो इट कांट बी पॉसिबल, हैव डिफरेंट चार्ज, हैव डिफरेंट चार्ज। नंबर 4 बात करें, हैव सेम वैलेंसी, जबकि इसमें वैलेंसी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी विल इंक्रीज, वैलेंसी विल इंक्रीज up to group 14 and then decreases, पहले ग्रुप 14 तक बढ़ता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 14 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखेंगे क्या, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, मेटालिक प्रॉपर्टीज decreases and non-metallic properties increases, non-metallic properties increases, non-metallic property increases। क्लियर है यहाँ तक, मेटालिक प्रॉपर्टीज घटेगा और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा हमारा। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा किसका, फीचर्स पीरियड्स का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, हो गया सभी का स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद देखिए हम लोग अब आते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इस टेबल में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आप इसका भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये, अगर हम मान लीजिए थर्ड सेल की अगर बात करते हैं तो जैसे थर्ड सेल में हमारा क्या क्या रहेगा, पहला हमारा स्टार्ट होगा किससे, सोडियम से, मैग्नीशियम है हमारा, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इस तरह के सारे एलिमेंट है। इसकी बात करें तो 11, 2, 12, 13, 14, 15, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, जिसका क्या होगा 281। अगर इसके आउटरमोस्ट सेल की बात करें तो क्या हो जाएगा 281, इसमें कितना हो जाएगा 282। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 283, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 284। तो देखें तो आप 1, 2, 3, 4 इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए इसको रेस करते हैं। इसके बाद देखिए ये था हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में कुछ जानकारी। अब इसमें हम लोग को जानना जो है सो मेन इसमें कुछ पीरियोडिसिटी हैं, उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या पीरियोडिसिटी है। सिंपल भाषा में बोले तो ट्रेंड्स क्या क्या होता है पीरियड टेबल के, कब क्या बढ़ रहा है, कब क्या घट रहा है, एलोंग पीरियड्स क्या हो रहा है, एलोंग ग्रुप्स क्या हो रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग को जानना है इस चैप्टर में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो चलिए पहला टॉपिक हमारा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट पीरियोडिसिटीज। पीरियोडिसिटी कहते क्यों हैं, अभी कुछ देर पहले बताया। एक ऐसा प्रॉपर्टी, इट इज द property in which a substance या तो an element repeats its properties after a regular interval of time। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को ये रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जैसे पेंडुलम हमारा था, मान लो मूव किया, यहाँ से मूव करके यहाँ गया, यहाँ से मूव करके यहाँ आया, वापस यहाँ गया, वापस यहाँ गया, इस तरह का। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता हो, रिपीट करता हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम जानेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा क्या क्या प्रोड्यूसिविटी ट्रेंड हमारा होता है, सिंपल भाषा में बोले तो हम उसको ट्रेंड्स के नाम से जानते हैं। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या क्या ट्रेंड्स हैं ये जानेंगे हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट सेल, सेल के बारे में जानें। अगर हम सेल के बारे में देखें तो देखेंगे क्या, सेम अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो एक चीज़ हम शॉर्ट में बता देते हैं, इस चीज़ का ध्यान दोगे, नोट करके यहाँ लिखोगे, यहाँ नोट करके आप लिखेंगे कि अगर हम पीरियड्स की बात कर रहे होंगे, अगर हम किसकी बात कर रहे होंगे, पीरियड्स की बात करेंगे, तो पीरियड्स में हमेशा हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट का कंडीशन। और अगर हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप्स में हमेशा मैं लिखूंगा क्या, टॉप टू बॉटम का, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ का। एग्जाम में कभी उल्टा उल्टा भी पूछ दिया, बहुत बार पूछा है राइट टू लेफ्ट का कंडीशन, बॉटम टू टॉप का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सेल की बात करें तो सेम अक्रॉस पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ सेल, पहला। दूसरा, इंक्रीजेस अलोंग ग्रुप, जो नंबर ऑफ सेल है वो जैसे जैसे नीचे आएंगे वो बढ़ेगा, लेकिन पीरियड्स में क्या हो रहा था, घट रहा था। दूसरा वैलेंसी, अभी कुछ देर पहले भी इसके बारे में जाने, पहले तो ये समझते वैलेंसी होता क्या था। तो जनरली अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात समझे तो वैलेंसी तो बोलते थे क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज वैलेंसी। किसी एलिमेंट को कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। या तो हम ये भी बोलते हैं क्या, इट ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर बाई एनी एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू बिकम स्टेबल, टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज नोन एज वैलेंसी। अब वैलेंसी की बात करें, अभी कुछ देर पहले से पढ़े इसका ट्रेंड के बारे में, हैव सेम वैलेंसी अलोंग ग्रुप। एक ग्रुप की बात करें तो वैलेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर हम पीरियड्स की बात करें तो लिखेंगे क्या, वैलेंसी विल इंक्रीज, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 तक बढ़ रहा था, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 हुआ, एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0। क्लियर है यहाँ तक हमारा, इसमें कोई डाउट, पहले बढ़ेगा ग्रुप 14 तक एंड देन डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 18, यानी कि 0 तक पहुँच जाएगा। 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, 3 2 1 0। क्लियर है, ये वैलेंसी का ट्रेंड हो गया हमारा। इसके बाद हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो जानना है ट्रेंड्स में, और वो है हमारा एटॉमिक रेडियस, या तो इसको हम लोग एटॉमिक साइज के नाम से भी जानते हैं। दोनों का ट्रेंड हमारा सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर एटम हमारा ये सपोज करें तो इसके न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर है, सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का, हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ऐसा ऑर्बिट होता है। तो इस ऑर्बिट्स यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो दूरी होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। क्लियर है हमारा। अब देखिए, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसका साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा तो साइज भी घटेगा। तो दोनों का ट्रेंड हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो बोला जाता है क्या, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप के अलोंग अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप या अलोंग द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ेगा, बिकॉज ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम देखें, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ सेल क्या होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया, जो न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटते चला जाएगा। ये हो गया हमारा कंडीशन किसका, एटॉमिक रेडियस का, अलोंग द ग्रुप की बात करें तो। अगर हम अलोंग पीरियड की बात करें, ये था हमारा किसके बीच में, ग्रुप्स का। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो बोला जाता है क्या, डिक्रीजेस अक्रॉस
पीरियड्स, बिकॉज अब ऐसा क्या हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स remains same but न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कहने का मतलब ये है मेरा, जब इस आउटर मोस्ट सेल में यहाँ जो प्लस चार्ज है न्यूक्लियस में, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका दूरी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को उतना कम खींच पाएगा, दूरी जितना कम इलेक्ट्रॉन का कर पाएगा ज़्यादा खींच पाएगा, और जितना ज़्यादा खींचेगा उतना साइज क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो नंबर ऑफ तो सेम होता है तो साइज बराबर होना चाहिए, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके फोर्स बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, साइज उसका छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और क्या क्या हमारा पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ट्रेंड्स पढ़ना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आपके डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया रहता है, आप चाहें तो उससे व्हाट्सअप करके भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड आपको दिमाग में रहेगा कि क्या ट्रेंड फॉलो करना है हम लोग को। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं और ग्रुप्स में हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा ट्रेंड्स का नाम है नंबर 4, वो है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर। अब ये मेटालिक कैरेक्टर क्या भाई, तो मेटल का कैरेक्टर। तो मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, पहले तो ये जानिए मेटल होता क्या है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दैट आर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, उसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। चलिए अगर इसकी हम बात करें मेटल के टेंडेंसी के बारे में, तो मेटल के बारे में तो जान लिया कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, लूज करने का। बट हमको जानना है क्या चीज़ के बारे में, ट्रेंड के बारे में, कि कौन सा मेटल का ट्रेंड क्या होगा और किसका क्या होगा। ये जानने से पहले हम लोग एक और चीज़ जानेंगे जिससे ये जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको कि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से या तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी या तो इसी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, तो बोला जाता है क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject one electron from the outermost orbit, eject one electron from the minimum amount of energy required to eject one electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है वही क्या कहलाता है, हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जैसे अगर मान लो अगर कोई एलिमेंट है, इससे हम क्या करें, इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी दें और ये क्या करें, ये A+ चार्ज में जाकर एक इलेक्ट्रॉन को सब करे लूज कर दे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, क्योंकि किसी को इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। अभी हम पढ़े क्या कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, खींचेगा। अब अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा बाहर की तरफ, तो खींचने के लिए हमको कुछ तो एनर्जी लगाना पड़ेगा, बिना एनर्जी दिए तो बाहर आएगा नहीं। तो जो एनर्जी लगता है मिनिमम अमाउंट में, वही हमारा क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाता है। अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें, फर्दर आएंगे हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ट्रेंड्स की बात करें, इनका जो ट्रेंड से क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप के अलोंग देखा जाए तो ये घट रहा है। क्यों घटता है भाई, कम एनर्जी क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज एज वी नो दैट, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा रहता है, फैक्टर्स करके लिख देगा, ठीक है, कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, एनीथिंग दैट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम, या तो अक्रॉस पीरियड,
अगर हम बात करें अक्रॉस पीरियड की, अक्रॉस पीरियड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और नीचे आने पे घट रहा है। रीज़न क्या था, तो इसका 2 फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर जो इसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, एटॉमिक साइज। पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है इसका, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब ये है एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी उतना कम। यानी सिंपल भाषा में बोले तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को उससे निकालना उतना आसान होगा, उतना कम एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्या कर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जितना दूर रहेगा उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, उतना कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो आसानी से क्या कर पाएगा, खींच पाएगा वो। और न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज के ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी फॉर दैट। न्यूक्लियर चार्ज का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा, कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा है आयनाइजेशन तेल पे क्या करना पड़ेगा, उतना हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स से खींच इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब आयनाइजेशन, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना कम रहेगा आयनाइजेशन तेल पे उतना क्या रहेगा, कम रहेगा। कहने का मतलब ये डाउन द ग्रुप में रीज़न क्या है, घटने का, बढ़ने का। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं तो अभी पढ़े उधर पहले क्या, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो आयनाइजेशन तेल भी क्या होगा, घटेगा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो जैसे जैसे नीचे आ रहे थे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो आयनाइजेशन तेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब देखिए यही ट्रेंड सेम क्या होता है, मेटल में होता है। याद करो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कंडीशन है किसका होता है, मेटल का होता है। मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा मेटल होगा, उतना ज़्यादा उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है मेटेलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड के क्या है, सेम। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर MC डिक्रीजेस। अब देखिए इस वाले में क्या है, सॉरी डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस होगा। कहने का मतलब मेरा ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम लगेगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे उतना अच्छा मेटल है वो, है ना। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो जितना कम एनर्जी में बाहर निकाल पाएंगे उतना मेरे लिए बेस्ट होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों भाई, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगता है, कम लगता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। और अगर दूसरी बात करें हम तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, वो बढ़ रहा है। रीज़न लिखोगे क्या, तो यही सेम रीज़न है एटॉमिक साइज वाला, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होगा, नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा वो। और ग्रुप में जा रहे थे, पीरियड में जा रहे थे सॉरी, तो साइज क्या होता है, छोटा होता जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा अपनी ओर पास, तो बाहर निकलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। समझ में आया बात। एक हो गया मेटालिक कैरेक्टर, एक हो गया क्या हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद देखिए एक ट्रेंड हमको जानना है 6 नंबर में, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम डिट्टो आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के लिए डिफाइन होता है। ये क्या होता है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy released by an atom to gain electron to become a negatively charged particle फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से निगेटिवली चार्ज बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर रहा है, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम न्यूट्रल एटम। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास एनर्जी आ रहा है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में देना पड़ रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, एनर्जी हमको निकालना पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या, वो रिलीज कर रहा है अपने आप स्टेबल होने, क्योंकि हम एनर्जी लेंगे, जानते हैं देखो क्या है, अगर मेरे अंदर एनर्जी रहेगा तो क्या हम शांत से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, इधर से इधर चलते रहेंगे। छोटा बच्चों को देख लो, अगर उसको एनर्जी मिल जाए, उसको मम्मी दूध पिला दी, पूरा मौज में इधर से उधर करते रहेगा। जैसे ही उसका एनर्जी खत्म होगा,
कभी बच्चा को गलप्पड़ मार दो, छोटा बच्चा को 2 साल का है, रोते रोते सो जाएगा, रोते रोते एनर्जी खत्म, फिर उठेगा, फिर दूध पिएगा 1 बोतल, फिर उछल फान करेगा। तो जब तक एनर्जी है उतना ज़्यादा क्या रहेगा, वो अनस्टेबल रहेगा। तो ये एनर्जी रिलीज करता है न्यूट्रल एटम से जब उसको नेगेटिवली चार्ज बना रहता है। तो अब इसका ट्रेंड्स क्या है, तो इसका जो ट्रेंड्स होता है सेम डिट्टो जस्ट अपोजिट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी होता है। ये आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा था ग्रुप में, हम जानते हैं क्या इस बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना एग्जैक्टली क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के जैसा शो करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में जैसे आते तो क्या होता था, घटता था। इसका भी ट्रेंड यही होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में इसका आयनेशन एंथैल्पी घटता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो क्रॉस पीरियड में क्या होगा, ये बढ़ता है क्रॉस पीरियड। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक हमारा जानना इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक होता है हमारा क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फर्दर जानेंगे हम लोग। हो गया सभी का। चलिए इसके बाद जानना हम लोग को इसी से रिलेटेड हमारा है, एक है हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, वो क्या है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पता नहीं क्या था तो हम भूल गए हम, चलो ठीक है। नेक्स्ट नंबर में हमारा था एक हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर था, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आप समझिए इस चीज़ को, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है। नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। जबकि मेटल में क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज करना था। अब देखो क्या होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द group and NMC non metallic character increases across period, across period के across बढ़ेगा। रीजन क्या है, हम जानते हैं ग्रुप में जब नीचे आते साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा हो रहा है मतलब प्रोटॉन का दूरी आउटर मोस्ट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो खींचना इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। साइज जितना छोटा उतना ज़्यादा खींच पाएगा वो। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसका जो फैक्टर है वो भी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, रीज़न क्या क्या ये होने का, इसका जो रीजन हमारा है वो क्या है, पहला चीज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा था, इसीलिए डाउन द ग्रुप में क्या हो रहा था, सॉरी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, या तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली लिखते हैं ना, ठीक है। एटॉमिक साइज एक रीजन हमारा क्या था, एटॉमिक साइज, और दूसरा हमारा रीजन क्या था भाई, तो न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, जो भी बोलो, न्यूक्लियर चार्ज। कहने का मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा वो। एटॉमिक साइज की बात करोगे तो ये एटॉमिक साइज वाले में क्या होगा, जितना एटॉमिक साइज क्या रहेगा उसका ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना कम खींच पाएगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप में क्या होता है, एनएमसी घटता। इसी के जैसा एक हमारा ट्रेंड होता है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, तो पहले ये समझेंगे। ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जिसका शेयरिंग हो चुका है और उसको अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मान लो बोले हम HCl, तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन कम, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अगर इसकी हम ट्रेंड्स की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रीजन भी सारा सेम होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को रेगुलर देखेंगे ताकि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो लिखे नहीं हम बोले हैं, तो आपको वीडियो हर एक मिनट देखना पड़ेगा। हाँ, गारंटी ले रहे इस चीज़ की हम, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसका एक क्वेश्चन सेशन भी लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहले तो हम लोग सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके बारे में करेंगे। ये भी पढ़ लिए, तो मेनली हम लोग को यही पढ़ना था ट्रेंड्स के बारे में। एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, हर तरह का इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हमारा। क्या क्या होता है जैसे समझें। पहला एक हमारा है क्वेश्चन आता है कि वाई साइज ऑफ कैटायन, वाई साइज ऑफ कैटायन, या तो आप इसको नोट में करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का ऐसा नहीं लिख सकते तो आप क्या कर ले, इसको नोट में करके लिख लें। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। क्या है पहला चीज, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, देन द पेरेंट एटम, अपने पेरेंट एटम से हमेशा क्या रहता है, वो छोटा रहता है। रीजन क्या है, कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो आउटर मोस्ट का सेल ही खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब घट जा रहा था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाता, बढ़ जा रहा था, वो एक्सपैंड करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम कैटायन का एग्जांपल लें तो जैसे मान लो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का ये हमारा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर ऑर्बिट है जिसमें पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहर एक और था जिसमें कितना होता था, 1 इलेक्ट्रॉन होता था। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये तो पूरा का पूरा सेल खत्म हो गया, अब ये Na+ हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब साइज छोटा होगा तो इसीलिए लिखते हैं कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। और ऐसे भी समझ सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया लेकिन प्रोटॉन क्या था, पहले स्टार्टिंग में 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था, अभी क्या है, प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 और 2 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इसका समझ में आया। दूसरा, एनायन ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम, एनायन जैसे मान लो क्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा, गेन करेगा, तो निगेटिव वाला चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या कर देगा, खींचकर उसको एक्सपेंड कर लेगा। और तीसरा कंडीशन जो हमारा होता है, ये होता है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज which depends on the nuclear charge, depends on the nuclear charge, that is higher the nuclear charge, higher the nuclear charge, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, साइज विल डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो साइज क्या रहेगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है, पहले तो ये समझो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता क्या, बहुत लोगों को तो ये पता नहीं हो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, तो पहले हम ये भी जान लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आप ध्यान से देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2 वर्ड से बना, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, मतलब एलिमेंट्स या स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर देखें इसमें हम साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें इसका N3- O2- F1-, अगर हम बात करें नियोन, सोडियम 1+, मैग्नीशियम 2+, सब में देखें तो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, बस अंतर क्या है, इसमें प्रोटॉन 12 था, इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें 10 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इलेक्ट्रॉन तो सब में 10 ही है। इसका मतलब यह जिसमें ज़्यादा
उसका साइज सबसे छोटा, कहने का मतलब मैग्नीशियम सबसे छोटा और नाइट्रोजन न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, तो सबसे साइज इसका क्या होगा, बड़ा होगा। ये होता है हमारा ट्रेंड किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंडीशन का, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है हमारा क्या, किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा। समझ में आया सबको, इसमें कोई डाउट? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 हो गया सभी का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और क्लास अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम लोग को जानना है, पर वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये पता भी होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय लेटर Z इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन के बराबर होगा, या तो इट ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो तब। क्योंकि अगर चार्ज प्रेजेंट आया इसका मतलब क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को हम लूज किए होंगे या तो इलेक्ट्रॉन को क्या किए होंगे, हम गेन किए होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमारा एक होता है मास नंबर विच इज डिनोटेड बाय लेटर A। ये क्या होता है, इट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, मास नंबर मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन को इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि उसका मास एकदम नेग्लिजिबल माना जाता है, तो इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते, और मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही ऐड करते हैं, जिससे मिलता है हमारा क्या, मास नंबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो ये हमारा था सारा का सारा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि जितना से ज़्यादा आप अपने लोगों को शेयर, आप भी खुद देखें और आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी शेयर करें, शायद उनके लिए भी क्या हो, ये हेल्पफुल हो। और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, लिखने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह से मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी और डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, आप उसे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।